सोंधी माटी जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग कर रहे थे भारत में अंग्रेज गवर्नर जनरल। अंग्रेज गवर्नर जनरलों में पहले गवर्नर आए कुछ, फिर गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, और आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें वायसराय भी शामिल हो जाएंगे। पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग बनेगा, ये इस बात की बात है। आज हम शुरुआत करते हैं जो बचे थे। एक काम हमने किया, आप देखिएगा ध्यान से बोर्ड को, तो जो हमारे गवर्नर जनरल हैं उनके जितने महत्वपूर्ण काम हैं संख्या में, वो यहाँ में लिख रहा था। जैसे 7, लॉर्ड विलियम बेटिंग के साथ 7 का मतलब है इसके 7 ऐसे काम हैं महत्वपूर्ण जो आपको याद रखने चाहिए। मैं कोशिश करूंगा सब पर इस बात को हिट कर दूंगा, तो जब इस गवर्नर जनरल की बात चलेगी तो आपको यह याद आ जाएगा कि इसके हमको 7 कामों पर फोकस करना है। फिर हर काम को एलोबरेट कर लेंगे, बड़ा कर लेंगे, उसके विषय में जानकारी हासिल कर लेंगे, फिर आपसे परीक्षा में कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। क्योंकि प्रायः गवर्नर जनरल केवल गवर्नर जनरल नहीं है, बल्कि आधुनिक भारत में घट रही घटनाओं का एक समूह है। जैसे अगर डाक टिकट जारी होगा तो आपको आधुनिकता, आज हम किसका प्रयोग करते हैं? डाक टिकट का, आधुनिक भारत में। तो ये डाक टिकट की शुरुआत कैसे हुई? या रेलवे है, रेलवे ने बहुत क्रांतिकारी काम किया था। आज हम रेलवे पर बात करेंगे थोड़ी डलहौजी के समय। तो ये आधुनिक भारत में जो बड़े बड़े मील के पत्थर साबित हुए वो गवर्नर जनरल के साथ जुड़े हुए हैं। तो आपको गवर्नर जनरल तो याद ही रखना है किसके सामने क्या हुआ तथ्य रूप में, और उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, ये भी आपकी जानकारी के लिए आवश्यक है। आज हमारा दूसरा लेक्चर है गवर्नर जनरल पे, इसके बाद हम तीसरा लेक्चर लेंगे, और हमको लगता है 4 लेक्चर में गवर्नर जनरल आपके एंड होंगे। आज शुरुआत करते हैं लॉर्ड विलियम बेटिंग से। लॉर्ड विलियम बेटिंग का नाम याद आता मतलब दिमाग में आते ही, हम लोग भी विद्यार्थी रहे बहुत दिन तक, तो आता है कि सती प्रथा का जो अंत हुआ था वो लॉर्ड विलियम बेटिंग के सामने हुआ था। अभी हम लोग जब सामाजिक सुधार आंदोलन पढ़ेंगे तो राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद जी, रामकृष्ण परमहंस जी, बहुत एनी बेसेंट, बहुत सारे लोगों के नाम आएंगे जिन्होंने समाज सुधार आंदोलन में बड़ा रोल अदा किया। तो सती प्रथा का अंत उस समय राजा राम मोहन राय के प्रयास चल रहे थे, लेकिन जो एक्ट बना, जो नियम बना, वो 1829 में बनता है। परीक्षा में आपसे पूछ लेगा, एक प्रश्न मोटा आएगा कि सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के सामने हुआ? लॉर्ड विलियम बेटिंग। किस ईयर में हुआ? 1829। नियम कौन सा था? 17। आईएएस जैसी परीक्षाओं में या थोड़ा टफ सवाल बनाने में वो क्या करेगा? नियम की संख्या ही बदल देगा। वो लिख देगा नियम 16वें से समापन हुआ। अब कथन सत्य है कि गलत है? अगर नियम 16 लिख देगा तो कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो आपको जो तैयारी कर रहे हैं अच्छी, जो अच्छे परीक्षार्थी हैं, टीजीटी पीजीटी भी हिंदी हिस्ट्री में कर रहे हैं, या नेट की परीक्षा देते हैं, या सिविल सर्विसेज के जो जीएस में अब इतिहास आ रही है वो बहुत हल्की नहीं आ रही है। आपको थोड़ा गहराई से चीज़ों को पढ़ना होगा। इसका पहला काम प्रथम सैनिक धार्मिक विद्रोह इसके सामने होता है। यही सैनिक धार्मिक विद्रोह बाद में जब 1857 की क्रांति पढ़ेंगे तो एक बड़े रूप में आएंगे, लेकिन शुरुआत यहीं हो जाती है देखिए। और पहला विद्रोह बिल्लौर में होता है। दूसरा इसका काम हो गया सती प्रथा का अंत, 1829, नियम 17। तीसरा काम ठगी प्रथा का अंत भी इसी के सामने होता है, 1830 में। ठगी प्रथा भारत में चलती थी, ठगों के समूह थे, उनको इसने अंत किया, और कर्नल स्लीमैन एक सेनानायक था, उसकी सहायता से किया। तो कभी कभी परीक्षा में ये भी पूछ देता है किसने अपना महत्वपूर्ण रोल अदा किया, तो कर्नल स्लीमैन ने। सरकारी सेवा में भेदभाव नहीं, 1833 की धारा 8। इससे पहले क्या होता था? सरकारी सेवा में भेदभाव था, तो इसने क्या किया? सरकारी सेवा से भेदभाव पूरी तरह से समाप्त कर दिया। जब हम सरकारी सर्विसेज, सरकारी सेवा के विषय में पूरा डिटेल लेक्चर करेंगे तब आएगा कि क्या चीज़ थी ये। अभी हम केवल तथ्य पर जा रहे हैं। भारत में उच्च शिक्षा का माध्यम इसने बना दिया अंग्रेजी को, जो आने वाले भारत के लिए बहुत घातक सिद्ध हुई। क्योंकि और आज भी तमाम ऐसी जगह हैं जो आज हम, मान लिया राष्ट्रभाषा हमारी हिंदी है, क्षेत्रीय भाषाएं तमाम हैं, तमिल है, कन्नड़ है, मलयालम है, संस्कृत है, ओडिसी है, उड़िया है, मतलब कहने का। तो उन सब भाषाओं के साथ हिंदी राष्ट्रभाषा है, लेकिन आज भी बहुत सारे कामकाज, अभी कोर्ट के बहुत सारे काम, अच्छे वकील को आप अंग्रेजी नहीं जानेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा। जितनी रिट हम लोग भी दायर करने जाते हैं वो सब इंग्लिश में ही होती हैं, इंग्लिश में ही उनके जवाब खोजने होते हैं कई बार। तो जो अंग्रेजी माध्यम बना उच्च शिक्षा का, वो फिर ऐसा बना कि उसने भारत में अंग्रेजी परसेंट बहुत कम है जानने वालों का, लेकिन छाई रही पूरा, और इसी के सामने 1835 में बनता है। इसके क्या पैक्ट इम्पैक्ट है वो कभी पढ़ेंगे हम लोग। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की नींव इसी के सामने पड़ी। तो और सर्वप्रथम जो मंडलायुक्त होते हैं, सिविल सर्विसेज आप बीट करते हैं, आईएएस बनते हैं, आईएएस के बाद
प्रमोशन विशेष सचिव रैंक होती है पहली, फिर प्रमोशन होता है, सचिव बनते हैं। सचिव रैंक पर ही क्या कहलाते हैं? कमिश्नर, मंडलायुक्त, जो पूरे मंडल के हेड होते हैं। पूरे मंडल को, मंडल में 3 4 5 जिले होते हैं। आप अगर यूपी के रहने वाले हैं, यूपी के विद्यार्थी, तो आपको पता होना चाहिए कितने मंडल हैं, 18। ठीक है, उन मंडलों की जानकारी आपको लेनी चाहिए। तो ये मंडलायुक्त की शुरुआत जो हुई थी ये इसी के सामने हुई थी, इसके काम हो गए। चार्ल्स मेटकाफ अगला व्यक्ति, इसके विषय में सिर्फ एक बात, समाचार पत्रों का मुक्तिदाता। शब्द से ही स्पष्ट है कि इसने प्रेस पर लगे बहुत सारे प्रतिबंधों को हटा दिया। तो भारत में प्रेस को एक नया जीवन मिला, और भारत में प्रेस को जीवन मिला। पढ़े लिखे चंद लोगों ने राष्ट्रवादिता की लहर को लिखा पढ़ी के माध्यम से ही बाहर के लेख पढ़े, दुनिया में क्या घटित हो रहा उस बात को छापा, और यहाँ के लोगों ने उसको पढ़ा, तो भारत में भी राष्ट्रवाद की एक लहर आई। ये इसको श्रेय जाता है चार्ल्स मेटकाफ को, समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में। बाद में एक लॉर्ड लिटन पढ़ेंगे, उसने अंकुश बहुत मजबूत लगाया था, वर्नाकुलर उसका आएगा, वो बात की बात है। तीसरा है लॉर्ड आयरलैंड, इसके 2 काम हैं महत्वपूर्ण, इसका एक इसके 2। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध इसके सामने लड़ा गया, और इस आंग्ल अफगान युद्ध में अंग्रेज़ों को भयंकर हानि हुई, बहुत नुकसान हुआ। और इन्नस एक इतिहासकार हुए हैं, उन्होंने इसको कहा सर्वाधिक मूर्खतापूर्ण युद्ध लड़ा गया ये, इन्नस ने कहा। और शेरशाह सूरी मार्ग जो था, अटक से कटक तक, इधर कहता अटक से कटक तो मराठों की पताका भी फहरा रही थी, ये पेशावर से लेकर के कलकत्ता तक जाता था। ये ग्रांड ट्रंक रोड इसी का नाम दिया हुआ है, ये कानपुर के आसपास से जो गुजरता, जो मेन जीटी रोड हुआ करता था। अब तो बहुत सारे नेशनल हाईवेज़ हैं, हम लोग बहुत सारे जान ही नहीं पाते। जब हम लोग इवन यहाँ तक कि छोटे थे तब भी इसको पढ़ते थे कि जीटी रोड, तब NH-22 से शायद या क्या आता था, अब तो 2 भागों में टूटा हुआ है। तो इसको आप देखिएगा, NH जो आपका ग्रांड ट्रंक रोड का रूट कहाँ से कहाँ तक है, उसमें कौन कौन से NH शामिल हैं। ठीक है, शेरशाह सूरी 2 काम इसके थे। फिर आता है लॉर्ड एलनबरो। लॉर्ड एलनबरो के 2 काम आपके लिए महत्वपूर्ण है सिर्फ। एक तो इनके सबके मैंने देखिए काल भी लिख दिए छोटा सा, यद्यपि हर विद्यार्थी को काल याद रखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये रटना कठिन है कि लगातार याद रहे। लेकिन अगर आपको क्रम याद हो जाएगा तो परीक्षा में क्रम भी पूछ सकता है। और अगर आपके क्लिक करता है दिमाग में कोई महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल है, मान लिया डलहौजी, तो इसका कार्यकाल आपको याद कर लेना चाहिए। लॉर्ड एलनबरो के समय एक तो सिंध का विलय नेपियर के समय हुआ, नेपियर ने इसको, नेपियर उस समय सेनानायक एलनबरो का, सिंध का विलय किया गया। हालांकि शायद नेपियर ही लिखता है कि सिंध का विलय उचित नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको करेंगे। इसने दूसरा काम यह किया कि दास प्रथा का अंत। दास प्रथा एक बहुत ही मध्यकाल से चली आ रही अमानवीय प्रथा थी, जिसमें लोगों की खरीद फरोख्त की जाती थी। आपको याद होगा ये गुलाम वंश ही पढ़ा था हमने सल्तनत में, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, ये सब क्या थे? दास थे, खरीदे गए थे। तो उस समय दासों की कीमत रखी थी। जब अलाउद्दीन खिलजी बाजार नियंत्रण नीति लागू करता है तो इनकी भी कीमत रखी थी। तो इसने क्या किया, ये दास प्रथा का जो अंत था वो कर दिया 1843 में अधिनियम 5 से। अब आपसे परीक्षा में इस पर कुछ भी आ सकता है, प्लस पूछ सकता है दास प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल ने किया, तो लॉर्ड एलनबरो। ये बातें आपको अपनी कॉपी में जहाँ पर आप गवर्नर जनरल लिखें, उस गवर्नर जनरल के विषय में जब बात चले तो आपको ये 2 बातें याद आनी चाहिए। थोड़ा सा जो अच्छे विद्यार्थी इसको डिटेल कर लेंगे कि सिंध का विलय एलनबरो कैसे करता है, और दास प्रथा का अंत सामाजिक सुधार आंदोलन का हमारा एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो जाएगा। फिर अगला गवर्नर जनरल है लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग का काल है 1844 से 1848, 1844 टू 1848, और इसके भी 2 कार्य हैं महत्वपूर्ण आपके लिए। देखिए, किसी को कोई बड़ा कार्य और मिल जाए तो आपको लगे कि ये कार्य छूट गया तो इसको संख्या बढ़ा घटा सकते हैं। ये अकाट्य नहीं है कि ये लिख गया तो अब लिख गया, आप इसको संशोधित कर सकते हैं। मैं चूँकि सामान्य विद्यार्थी के लिए इतनी जानकारी तो बहुत आवश्यक है वो डाल रहा हूँ। फर्स्ट आंग्ल सिख युद्ध लड़ा गया लॉर्ड हार्डिंग के सामने, और किसकी संधि से समाप्त हुआ? लाहौर की संधि से समाप्त हुआ। हम लोगों ने जब सिखों को पढ़ा था, रणजीत सिंह को पढ़ा था, तो आपको सब याद होगा। सिखों को, रणजीत सिंह को 10 गुरु पढ़े थे सिखों के, आप उसमें जाइएगा तो आपको लाहौर की संधि वहाँ मिलेगी। कौन कौन सी झीमन और कौन से दिलीप सिंह को वहाँ भेज दिया गया लंदन, बाद में किसके सामने, इन्हीं के सामने या इनके सामने, लॉर्ड डलहौजी के सामने, आपको याद होगा। दूसरा इसने बड़ा काम किया, नरबली प्रथा का अंत कर दिया। प्रायः खोंड जनजाति जो थी, खोंड जनजाति में ये हमको लगता है पूर्वोत्तर में उड़ीसा जहाँ उधर डेवलप थी खोंड जनजाति। हालांकि थोड़ा देख लीजिएगा कि खोंड जनजाति का एरिया क्या था, और नरबल प्रथा वहाँ चल रही थी, मनुष्यों की बलि दी जाती थी। इस प्रथा का इसने अंत कर दिया। फिर आता है एक महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी।
इस पर तो एक पर्याप्त तो 2-3-4 पेज लिखे जा सकते हैं। इतना बड़ा काम किया इसने भारत में। इसने साम्राज्यवाद को विस्तार दिया। लोग कहते हैं लॉर्ड डलहौजी के समय भारत में आधुनिक भारत की नींव भी पड़ रही थी। आधुनिक भारत का मतलब है उनका रेलवे से, शिक्षा से, डाकघर से, तार से अथवा अन्य किए गए सारे सुधारों से, आर्थिक सुधार, सामाजिक सुधार, शैक्षिक सुधार, इसने सारे सुधार किए। ये बात सच है। कहीं न कहीं उसका रेलवे जैसे बना, रेलवे का कहीं न कहीं फ़ायदा तो मिला ही होगा भारत को। जब रेलवे बैठेगी तो एक राष्ट्र तो बनेगा ही। बाद में कुछ राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने इस बात को स्वीकारा, लेकिन उद्देश्य डलहौजी का भारत का आधुनिकीकरण करना नहीं था। भारत का उसका उद्देश्य था साम्राज्यवाद का विस्तार करना। अंग्रेज राज्य को वो अपने चरम पर ले जाता है। उसका उद्देश्य था राज्य हड़प लेना बहुत सारे यहाँ। उसका रेलवे का उद्देश्य एक ये बहुत महत्वपूर्ण था। चलिए रेलवे पर चर्चा करते हैं, तब बताते हैं। तब तक इसके कार्यों की संख्या हम देखें अगर तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, अब लिखेंगे नहीं, बहुत ज़्यादा हो गए, 13-14 कार्य हैं इसके। आप इसको क्रम बनाइएगा मजबूत और डलहौजी पर एक कंप्लीट नोट तैयार कीजिएगा। अगर आप अच्छे विद्यार्थी हैं आपको पूरा याद रहेगा। इसका समय महत्वपूर्ण है 1848 से 56। इसका समय एक और कारण से भी महत्वपूर्ण है। ये वो समय है जब भारत में 1857 की क्रांति घटित होने जा रही है। ये पूर्व संध्या का समय है 1857 से। यानी डलहौजी ने कुछ ऐसा किया इन 8 वर्षों में कि 1857 की जो चिंगारी बहुत धीरे धीरे बहुत दिनों से पनप रही थी वो फूट पड़ी और 1857 के रूप में पूरे देश में विद्रोह हो गया। वो विरोध अंग्रेज़ों के प्रति ही था, वो विद्रोह अंग्रेज़ों के प्रति था। बहुत सारे अंग्रेज़ जगह जगह मारे गए थे, बहुत सारे अंग्रेज़ों को बहुत सारी समस्याएं हुई और ऐसा लगा कि कहीं भारत से अंग्रेज़ों का सफाया ना हो जाए। किसी ने तो तार पर कहा, इसके भी तार पढ़ेंगे, जो तार इसने व्यवस्था, विद्युत तार की व्यवस्था की, इस तार ने क्रांति का गला घोट दिया। नहीं तो तार ना होता तो शायद सेना इधर से उधर मूवमेंट नहीं हो पाता जल्दी जल्दी, और भारत के जो वो अलग बात है कि भारत के साथ में जाता। ये भी एक प्रश्न है कि अगर वो 1857 की क्रांति सफल हो जाती तो भारत कहाँ जाता, फिर से रजवाड़ों के पास चला जाता, हम तो मध्यकाल में पहुँच जाते, एक राष्ट्र बन ही ना पाते। ये एक अलग प्रश्न है। लेकिन 1857 की क्रांति ने विद्रोह का रूप लिया, विरोध का रूप लिया। उस समय सब लोगों को लगा, और जब अगला युद्ध लड़ा गया महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में, जब हम आधुनिक आंदोलन में राष्ट्रवादी आंदोलन का अगला चरण लड़ते हैं, तो उसमें 1857 की क्रांति ने आधार का काम किया कि 1857 की क्रांति भी हम एक होकर लड़े थे, क्योंकि हुई पूरे देश में थी। देखिए, लॉर्ड डलहौजी ने सबसे पहले तो सिक्किम को मिला लिया। इसका उद्देश्य था सबको मिला लो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके राज्यों को अंग्रेजी राज्य में मिला लो, और पंजाब का विलय कर लिया। अब पंजाब का विलय करेगा तो याद होगा दिलीप सिंह थे वहाँ पर राजा, उनको लंदन भेज दिया, कहा पेंशन लो और लंदन जाओ पढ़ाई लिखाई करो जाके। ईसाई धर्म भी बताते हैं स्वीकार कर लिया। आप दिलीप सिंह की कहानी पढ़िएगा पूरी। सेकेंड आंग्ल बर्मा युद्ध इसके सामने लड़ा गया। पहला आंग्ल बर्मा युद्ध, आपको अगर आप अच्छे विद्यार्थी हैं तो आपकी कटु आलोचना अगर करूं, क्या आपको याद आ गया कि पहला आंग्ल बर्मा युद्ध किसके सामने लड़ा गया? अगर नहीं याद आया तो आप इसका मतलब कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, आपको पढ़ना चाहिए अच्छे से। आंग्ल बर्मा युद्ध पहला, मुझे चूँकि जब याद रह गया, मैं अब विद्यार्थी नहीं हूँ, लॉर्ड एमहर्स्ट के सामने पहला 1824 से 1826 के मध्य पहला आंग्ल बर्मा युद्ध लड़ा गया था, और वो यांडबू की संधि से समाप्त हुआ था। दूसरा आंग्ल बर्मा युद्ध यहाँ आ गया। व्यक्तिगत अथवा राज्य हड़पने की नीति इसने अपनाई। बहुत मोटा सवाल आता है और बहुत छोटी छोटी परीक्षाओं में भी कि लैप्स की नीति, व्यक्तिगत का सिद्धांत या राज्य हड़पने की नीति किस गवर्नर जनरल ने अपनाई? लॉर्ड डलहौजी। ये हम लोग भी जब शायद 6th में तभी पढ़ लिए थे बात, अब भी आपने भी पढ़ी होगी, तो ये वही चीज़ है। इसने क्या किया, बहुत सारे राज्यों को व्यक्तिगत का सिद्धांत ये कह के, दरअसल इसके समय 3 तरह के राज्य थे। कुछ थे जिनको कानूनी रूप से गोद लेने का अधिकार था, कुछ को थे अंग्रेज मान्यता देते थे वो गोद ले सकते थे, और कुछ को उसने गोद लेने का अधिकार ही नहीं रखा था। तो इसने एक ऐसा सिस्टम बनाया व्यक्तिगत के माध्यम से कि बहुत सारे राज्यों को हड़प लिया, और सबसे पहले जिसको हड़पा उसका नाम था सतारा। ये क्रम परीक्षा में कभी कभी आ जाता है। हम लोगों ने तो इसको कोड बना लिया था क्योंकि बहुत सारे थे, रट नहीं मिलते थे, सजय सब उझाना करके। आप भी अगर चाहें तो उसको ऐसे याद करिएगा, आपके पास बन जाएगा। सा से सतारा, जय से जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर और अंत में अवध। अवध का 2 बार विलय किया गया। सजय सब उझाना, ना के बाद अवध।
करौली की भी इसने विलय की थी, लेकिन करौली विलय की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो अब लंदन में बैठा था, जो अंग्रेज राज्य को यहाँ से कंट्रोल कर रहा था, उसने आज्ञा नहीं थी करौली विलय की। फिर इसने सैन्य सुधार किए। सैन्य सुधारों में दो महत्वपूर्ण कार्य किए इसने। एक तो कलकत्ता तोपखाना, इसने जो था कलकत्ता में जो तोपखाना स्थित था वो मेरठ ले गया, मेरठ में इसको डेवलप किया। मेरठ अब सेंटर बन रहा था, कलकत्ता पूरब का हिस्सा था। और यही कारण है कि धीरे धीरे राजधानी भी क्या होगी, आगे कुछ समय बाद आप देखेंगे 1858 में कलकत्ता बनेगी कुछ दिन के लिए, एक दिन के लिए, और फिर बाद में आ जाएगी दिल्ली। दिल्ली की तरफ ये लोग केंद्रित हो रहे हैं। और कलकत्ता से तोपखाना कहाँ ले गया, मेरठ। और इसने मुख्यालय अपना कहाँ बनाया, शिमला। और बाद में ये ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में भारत में विकसित हो गया शिमला। शिमला में बहुत सारी बिल्डिंग, बहुत सारा डेवलपमेंट अंग्रेजों का ही इसीलिए दिया हुआ, चूँकि उन्होंने उसको अपनी राजधानी बना लिया था। लिखा है शिमला ग्रीष्मकालीन राजधानी बन गई इसी के सामने। आगे बढ़िए, शिक्षा संबंधी सुधार, शिक्षा पर भी इसने काम किया। यद्यपि अंग्रेजी माध्यम और सब तो पहले हम लोग बना गए थे, बना गए थे, इसने दो काम किए। एक तो इसके सामने आता चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854। इसको कुछ लोगों ने कहा शिक्षा का मैग्ना कार्टा, क्योंकि शिक्षा के विषय में विस्तार से चार्ल्स वुड ने अपनी रिपोर्ट सौंपी और कहा इसको लागू किया जाए 1854 में। चूँकि वो डलहौजी के सामने ये आयोग बना, इसलिए हम जब शिक्षा पढ़ रहे होंगे अंग्रेजी काल में या आधुनिक काल में शिक्षा का विकास, तब हम जाएंगे कि चार्ल्स वुड डिस्पैच की क्या खास बातें थी, दो चार। लेकिन आज केवल इतना जानेंगे 1854 में चार्ल्स वुड डिस्पैच। फिर इसके बाद रेलवे लाइनों का विकास किया। रेलवे का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सारे प्रभाव पड़े देश में, और देश को उसने एक किया, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन डलहौजी का उद्देश्य था यहाँ के कच्चे माल को बाहर निकालना, और वो रेलवे से ही संभव था कि रेलवे बंदरगाह से जोड़ दो, बंदरगाह से जहाज़ों में लद जाएगा और ब्रिटेन चला जाएगा। ब्रिटेन तो अमीर होता चला गया और भारत क्या हुआ, निचुड़ता चला गया। दादा भाई नौरोजी वगैरह ने इस पर खूब प्रकाश डाला है। दत्त करके, क्या नाम है, आरसी दत्त, एक इतिहासकार, अर्थशास्त्री इतिहासकार हुए, उन्होंने भी काफ़ी इस पर प्रकाश डाला है। रेलवे लाइन आपके लिए, परीक्षा के लिए तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है कि रेलवे लाइन पहली बार कब आई, 1853 1853, और बम्बई से थाने के बीच चलाई गई पहली बार। ये प्रश्न परीक्षा के मत, लेकिन इसके इम्पैक्ट बहुत सारे थे। अंग्रेज इस समय भारत में अपनी पूंजी का निवेश कर रहे थे, और करते कहाँ निवेश, वो चाहते थे ऐसी जगह निवेश किया जाए जहाँ से उसको लाभ मिले। तो इसमें जो लाइन बिछाई जा रही थी, इसमें एक बड़ी परसेंट की गारंटी पर अंग्रेज़ों का निवेश किया गया पैसा। तो अंग्रेज पूंजीपतियों ने रेलवे लाइन में यहाँ खूब पैसा लगाया, 5 या 10% पर इनको लाभ मिलता था उससे, एक हुआ। दूसरा, बहुत सारा कच्चा माल, इसी समय बहुत सारी नकदी फसलों का, चाय, कहवा, अफीम, ये सब खूब उगाने लगे। तो भारत से ये सब निकल के कहाँ जाने लगे, ब्रिटेन जाने लगे। तीसरा, सेना का मूवमेंट भी बढ़ गया इनके, अंग्रेज़ों के लिए। भाई जब रेलवे लाइन थी तो सेना का आना जाना आसान हो गया। एक ये भी रहा, इसको भारत को अनजाने में ही फायदा हुआ, प्लान्ड वे में नहीं हुआ। क्योंकि जब रेलवे से वो जाते थे तो रेलवे की कुछ लाइनें ऐसी भी ट्रेन चली जिनमें भारत के लोगों को भी भले दोयम दर्जे से यात्रा करने का मौका मिलता था, लेकिन मिलता था। तो भारत के लोगों का भी मूवमेंट बढ़ा, और राष्ट्रवाद में रेलवे, आप रेलवे पर एक अच्छा लेख तैयार कीजिएगा। और कभी हमसे जो लोग व्हाट्सएप पे या उस पर जुड़े हुए हैं, तमाम लोग अपने जो सुनते हैं इसमें, या उसी में कमेंट कीजिएगा, हमको भेजिएगा रेलवे का इम्पैक्ट लिख करके, एक बार उसमें कमेंट कर दीजिएगा हमारे यूट्यूब चैनल पे ही, तो भी आ जाएगा हमारे पास, हम आपसे नंबर ले लेंगे। मैं भी जानना चाहता हूँ कि कोई व्यक्ति, कोई छात्र किस तरह से सोचता है और कहाँ से पढ़ा है, तो अच्छी अच्छी चीज़ें निकल कर आती हैं, तो हम लोगों का दो तरफा संवाद हो जाएगा। तो ये जो रेलवे लाइन था, इसका बहुत सारा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक आप क्रम से बनाइएगा और इम्पैक्ट रहेगा। विद्युत तार 1854 में पहली बार आगरा से कलकत्ता के बीच या कलकत्ता से आगरा के बीच चलाया गया। संदेश भेजना आसान हो गया, सेना को और आराम हो गई। इसके पहली बार डाक पर काम किया इसने, डाक टिकट पहला जारी किया गया इसके सामने। इसके पहले कोई डाक टिकट की प्रणाली नहीं थी। डाक व्यवस्थाएं तो थी कि चिट्ठी कोई लिखता था, शेरशाह सूरी की या किसकी थी, बहुत तेज़ डाक पहुंच जाती थी। याद होगा हमने आपको बताया था, जो सराएं बनी थी शेरशाह के काल में छोटी छोटी, वो धमनियों का कार्य करती थी, बहुत तेज़ डाक जाती थी उसकी। लेकिन वो मध्यकाल की अलग व्यवस्था थी। यहाँ इसने डाक टिकट जारी की, जो आधुनिक भारत की, आधुनिक युग की एक व्यवस्था है। इसने सार्वजनिक निर्माण विभाग का निर्माण किया, इसने लोक शिक्षा विभाग का निर्माण किया। इस तरह से लॉर्ड डलहौजी ने भारत में बहुत सारे काम किए, और इन सारे कामों को आप क्रमशः याद भी रखिए और ठीक से पढ़िएगा इस पर।
इसके बाद कभी परीक्षा में लॉर्ड डलहौजी पर टिप्पणी आ सकती है, रेलवे पर टिप्पणी आ सकती है, आधुनिक भारत की शुरुआत में कौन कौन से मील के पत्थर थे इसके सामने किए गए वो आ सकती है। इसके बाद 1856 के बाद क्या होती है, मैंने बताया 1857 की क्रांति होती है। 1857 की क्रांति हमारा एक अलग विषय है, उसको हम किसी और टॉपिक में पढ़ेंगे। 1857 में क्रांति होती है, लेकिन उस समय 56 में ये चला गया डलहौजी वापस, और कौन आ गया, लॉर्ड कैनिंग। 1856 से 1862 लॉर्ड कैनिंग 6 साल तक भारत में रहा। लॉर्ड कैनिंग ने 1857 की क्रांति जो घटित हुई वो किसके सामने, लॉर्ड कैनिंग के सामने घटित हुई। ये इसके कितने कार्य हैं, हमने यहाँ पर लिखे 6 कार्य इसके। एक तो 1857 की क्रांति घटित हुई, विश्वविद्यालय इसने 3 स्थापित किए लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर, कलकत्ता में, मद्रास में और बम्बई में। भारत में जो विश्वविद्यालय शुरुआत होती है वो यहाँ से होती है। इसने नोट का प्रचलन किया, सिक्के तो चल रहे थे लेकिन नोट का प्रचलन किसने किया, लॉर्ड कैनिंग ने किया। ये परीक्षा में बहुत सिंपल सवाल है, कभी भी पूछा जा सकता है। इसने आर्थिक सुधारों पर बहुत काम किया लॉर्ड कैनिंग ने। लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया, विल्सन एक अर्थशास्त्री था, बजट बनाने का श्रेय और सिस्टम का इसको दिया जाता है। इसने पहली बार आयकर आरोपित किया, इनकम टैक्स, किसके सामने, कैनिंग के सामने, और आयात निर्यात कर भी आरोपित किया। तो कहीं न कहीं भारत में आर्थिक सुधार का उद्देश्य अंग्रेजों को लाभ पहुंचाना था। उनको जहां से लगा लाभ हो सकता है उन्होंने लाभ पहुंचाया। फिर इसके बाद इसका बहुत बड़ा काम जो रहा, यद्यपि ईश्वर चंद्र विद्यासागर का इसमें बहुत बड़ा रोल रहा, वो हम सामाजिक सुधार आंदोलन जब पढ़ रहे होंगे तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर पर पढ़ेंगे 5-7 बातें उनकी। लेकिन यहाँ आप जाने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 एक मील का पत्थर साबित हुआ भारतीय सामाजिक व्यवस्था में। तो ये विधवा पुनर्विवाह जो था 1856 का, लॉर्ड कैनिंग के सामने पारित हुआ। और आईपीसी जो है, इंडियन पीनल कोड क्या है, इसको आईपीसी को सीआरपीसी आईपीसी ये जो पढ़ते हैं लोग, और आज भी भारत का जो कानून है पुलिस एंड लॉ एंड ऑर्डर में बहुत सारी चीज़ें आईपीसी इसी से शासित होती हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण चीज़ थी, 1861 में आईपीसी बना। तो इस प्रकार से आपका लॉर्ड कैनिंग तक का हो गया। अब क्या है, इसके बाद हम लोग अगले गवर्नर जनरल्स पे जाएंगे, क्योंकि अगले गवर्नर जनरल पे कैनिंग के आगे बढ़ेंगे। फिर मार्ले, मिंटो, कौन कौन से आएंगे, 1898 में वेलेजली आएगा, दम्भ भरे कदमों में जब कहेगा अब पूरब का साम्राज्य हमारे कदमों में है। और फिर आगे धीरे धीरे चलते चलते मिंटो तक जाए, माउंटेन तक जाएंगे, माउंटबेटन तक। माउंटबेटन के बाद सी राजगोपालाचारी हमारे भारत के अंतिम गवर्नर जनरल होंगे। इस प्रकार तब तक आप इसका होमवर्क करते रहिए और आपको उज्जवल भविष्य की बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।